हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसमें टॉपिक का नाम होगा, टॉपिक आपका नेम है टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। तो देखिए ये फुल्ली थ्योरी है चूँकि, और ये अच्छा चैप्टर है हम लोगों को। और ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो, ये क्लासेस जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, मेरा क्लास इस फर्स्ट क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं, उनके लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस का मतलब क्या है। तो देखेंगे, जैसा कि नेम से ही पता चला, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस में जो ये टैक्स प्लानिंग आया है, ये दो चीज़ से मिलकर बना है, टैक्स प्लानिंग और दूसरा न्यू बिजनेस। ठीक है, ये दो चीज़ है। तो पहले मैं समझता हूँ कि टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है। जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम में कॉर्पोरेट टैक्सेशन को स्टार्ट किया था, तो मैंने डिस्कस करवाया था कि टैक्स प्लानिंग है क्या, क्योंकि उस समय मैंने डिस्कस करवाया था टैक्स इविजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स अवॉइडेंस क्या था वो सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, प्लानिंग क्या था, लेकिन बट इस चैप्टर में फिर से मुझे डिस्कस करवाना पड़ा, क्योंकि नेम ही है चैप्टर को टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। तो देखिए टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी, रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी बाय यूजिंग exemption, comma, deduction, comma, rebates and relief for reducing tax liabilities by NSAC, देखिए टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि एक प्रकार के टैक्स को रिड्यूस करने का एक तरीका है, कहता है रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना टैक्स लायबिलिटीज को, मतलब कर को, मतलब टैक्सेशन को कम करना। किस चीज को यूज करना, कहता है बाय यूजिंग एग्जेम्पशन, जो भी एग्जेम्पशन मिलती है टैक्सेशन में उसको, डिडक्शन, जो भी डिडक्शन है, जैसे हमारे 80C से लेकर 80U तक के सारा डिडक्शन, रिबेट एंड रिलीफ फॉर रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज बाय एसएसी। एसएसी के द्वारा टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का एक तरीका है, जिसमें एग्जेम्पशन लेते हैं, रिबेट लेते हैं, रिलीफ लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार के, देखिए किसी प्रकार के, कहता है एग्जेम्पशन है, डिडक्शन, रिबेट्स एंड रिलीफ का हम लोग एडवांटेज लेते हैं। एक प्रकार का टैक्स प्लानिंग एक लीगल है, लीगल के साथ साथ एथिकल है। इट इज एन लीगल एंड एथिकल बट नॉट एंटी नेशनल, एंटी ट्रेड, एंटी सोशल एंड एंटी ट्रेड प्रैक्टिसेज। मतलब ये किसी प्रकार का ये इलीगल नहीं है, ये क्या है, कानूनी तौर पे है, साथ साथ एथिकल है, ये नैतिकता होती है, साथ साथ क्या है, ये किसी प्रकार का गैर व्यापारिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, गैर सामाजिकता कार्य नहीं है, गैर राष्ट्रीयता नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग बढ़ा चढ़ाकर, चूंकि मुझे तो यहाँ पे लिखवाना पड़ता है, तो मुझे शॉर्ट में लिखाना पड़ता है जो मेन पॉइंट है, बट आप लोग इसको और बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। टैक्स लायबिलिटी जो मैंने यहाँ तक लिखवाई इसमें और लिखेंगे, इट इज ए लीगल एंड एथिकल। ये लीगल भी है और एथिकल भी है, चूंकि आप ऐसा कर सकते हैं, चूंकि आप किसी प्रकार का लॉ को आपने डिफॉल्ट नहीं किया है, एक तरीका है, एक प्रोविजन को आपको कंसीडर करते हुए आपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करा। तो ईच एंड एवरी एसएससी तो चाहेगा ही मुझे जितनी कम मात्रा में टैक्सेशन देना पड़े, बट ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गवर्नमेंट को सामने जो भी आप इनकम को डिस्क्लोज करेंगे वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तो ये ट्रू एंड फेयर काम कर रहा है, इसलिए कहा गया ये किसी प्रकार का एंटी नेशनल नहीं है, एंटी सोशल भी नहीं है, एंटी ट्रेड नहीं है, एंटी बिजनेस नहीं है, एंटी
इंटरनेशनल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखेंगे न्यू बिजनेस के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखेंगे जब कोई एसएससी, यहाँ पर तो एसएससी की बात हटाइए, मैं बिजनेसमैन की बात करूंगा, क्योंकि टैक्स प्लानिंग में एसएससी की बात लिया, लेकिन न्यू बिजनेस के लिए देखिए, जब कोई पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाती है तो सबसे पहले वो सोचता है कि मुझे क्या क्या करनी चाहिए, मुझे किस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे किस प्लेसेस पे बिजनेस स्टार्ट करनी चाहिए, मैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ उसमें कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब कैपिटल का स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट से जो मैं फंड को रेस्ट करता हूँ, यानी कि फाइनेंस को मैं जो रेस्ट करता हूँ वो डिफरेंट टाइप का है, वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो मैं किस फाइनेंस के पोर्शन को किस रेशियो में लगाऊं जिससे कि मेरा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हो, मतलब कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो, उस रेशियो से मैं अपना फंड को इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, मतलब डेब्ट इक्विटी का रेशियो क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था, इससे लास्ट क्लासेस में मैंने स्टार्ट किया था टैक्स प्लानिंग फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन या टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, मतलब कि कैपिटल का कौन सा स्ट्रक्चर मुझे एडॉप्ट करनी है जिससे कि मेरा टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस हो, मेरा मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न हो, साथ साथ मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, मेरा कैपिटल का भी लागत कम हो, रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा हो, टैक्स लायबिलिटी भी कम लगे। ठीक है, तो किसी भी एसएससी को ये पर्पस होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो क्या समझे, कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस को सेटअप करेगा या बिजनेस को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जाएगा तो डिफरेंट फैक्टर को कंसीडर करता है। क्या क्या चीज़, तो पहला हमारा बिजनेस का नेचर कैसा हो, पहली बात, दूसरा मेरा बिजनेस का साइज कैसी होनी चाहिए, तीसरी बात मेरा जो है बिजनेस का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का हो, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करूँ या मैं कोई पब्लिक सेक्टर का बिजनेस करूँ या कोई ट्रेडिंग कंसर्न करूँ या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न करूँ, इसलिए कहा गया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक मेरी बातों को समझ रहे हैं। साथ साथ कैपिटल का रिक्वायरमेंट, मतलब मेरा कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस प्लेसेस पे होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। साथ साथ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि मैं जब इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मैं पैसे को लगाऊंगा तो क्या होगा, वहाँ पर रिस्क होती है, क्योंकि कहा गया है, आप लोग शायद इससे पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़े होंगे, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़े होंगे कि रिस्क जो होती है रिटर्न विथ रिस्क, मतलब कि रिटर्न जितना आप ज़्यादा चाहेंगे रिटर्न हो, मतलब जितना अर्निंग के बारे में आपको आशाएं होगी, एस्टिमेशन होगी, उतना ही आपको रिस्क बियर करने के लिए सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप सोच रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा फंड को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी या ज़्यादा सोर्स ऑफ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ूँ। ठीक है सर, ओके बढ़ो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखूँगा मैं बिजनेसमैन has to considered businessman has to consider various या फॉलोइंग फैक्टर। देखिए कोई भी बिजनेसमैन कंसीडर करता है बहुत सारे फैक्टर या फॉलोइंग फैक्टर, निम्नलिखित प्रकार का फैक्टर कौन कौन चीज सोचेगा, तो पहला देखेंगे, पहला वो सोचेगा नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस पहला। दूसरा चीज सोचेगा साइज ऑफ बिजनेस, मेरा बिजनेस का साइज कैसी हो, साइज ऑफ बिजनेस। तीसरा सोचेगा फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन।
फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ में ये होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिफ्थ में सोचेंगे रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। सिक्स में सोचेगा लोकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, इतना सारा फैक्टर को कोई भी बिजनेस में सोचता है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो आई होप कि मेरे बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं। थोड़ा मैं कैमरा को सीधा कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। एकदम बहुत ही मजेदार क्लासेज होने वाली है और काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखेंगे क्या होगा, ये सारे चीज़ों के बारे में वो कंसीडर करेगा। रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, लोकेशन ऑफ बिजनेस, यहाँ तक समझ गए। अब देखेंगे अब क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, लोकेशन, साइज ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द SAC अवेलेबल वेरियस टैक्स बेनिफिट। यानी कि SAC के पास इसके बेसिस पे बहुत सारे उनके पास टैक्स का बेनिफिट अवेलेबल होगा। तो किसके बेसिस पे? तो नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और कैपिटल के रिक्वायरमेंट या लोकेशन ऑफ बिजनेस। तो क्या क्या हो सकता है वो जरा समझिए। पहला, यदि वो बिजनेस करता है एग्रीकल्चर इनकम, तो कहा गया एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ये आती है अंडर सेक्शन 10(1) में, पहली बात। दूसरा, स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट है जो स्पेसिफाइड स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, इम्फाल, मणिपुरा, इन सारे स्टेट में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको टैक्स से बेनिफिट मिलने को है। दो बात समझे। तीसरी बात, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यदि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलपमेंट करने के लिए यदि आप बिजनेस अंडरटेकिंग आप रन करते हो या ऑपरेट करते हो तो आपको वहाँ भी टैक्स से बेनिफिट मिलने को। ये बात समझ गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यदि वो कोई अंडरटेकिंग या बिजनेस का यूनिट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का कार्य करता हो, यानी कि ऑपरेट कर रहा, उसे भी बेनिफिट मिलने का हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलूँ तो जैसे कोई रोड बनाता है, रोड मेकिंग है, ब्रिज बनाती है, ठीक है, हाईवे बनाती है, नेशनल इंटरनेशनल हाईवे बनाती है, उस टाइप की जो कंपनियां हैं उसको भी कुछ बेनिफिट मिलती है। फिर कहता है अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा कोई अंडरटेकिंग है वो बिजनेस रन करेगा तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे कोई होटल, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ ऐसे जगह पे वो इस रन करवाती है ऑपरेट, तो उन्हें भी टैक्स से बेनिफिट मिलने को है। ठीक है, साथ साथ कहता है अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन वेस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य आप जानते हैं, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब 7 सिस्टर के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पे यदि आप बिजनेस करते हो तो वो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलने का है। या कोई कहता है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, अगर कोई कचरा वगैरह जो होता है जो आप वेस्टेज कर दे रहे हो उसको आप रिसाइकलिंग करके कुछ दूसरे चीज में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो इस टाइप का बिजनेस करने में भी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट में मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है,
मैं नोट करवा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ, आप लोग नोट करते चलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या साइज, लोकेशन साइज ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। द फॉलोइंग थोड़ा मैं देख ले रहा हूँ कैमरा सीधा है कि नहीं, ठीक है। आई होप कि सीधा आप लोग देख पा रहे हैं। द फॉलोइंग टैक्स बेनिफिट्स आर अवेलेबल, ठीक है। देखेंगे इस चीज को नोट कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन साइज ऑफ बिजनेस एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द फॉलोइंग टैक्स बेनिफिट आर अवेलेबल। तो क्या क्या है वो जरा समझेंगे। अंडर, ये भी लिख सकते हैं अवेलेबल, अंडर सब चीज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ये सारी बेनिफिट मिलने को है। तो पहला देखेंगे क्या बेनिफिट मिलेगा। पहला का था 1 में एग्रीकल्चरल इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड, एग्रीकल्चरल इनकम का था फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग, ठीक है। अंडर सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग। उसके बाद कहते हैं दूसरा न्यूली बिजनेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल SEZ क्या आता है अंडर सेक्शन 10(AA) के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे मेरे समझ से, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा में आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग
अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 80IA। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझेंगे। पहले आप लोग नोट करेंगे, मैं देख ले रहा हूँ कैमरा सीधा है या नहीं तो आप लोग को नोट करने में परेशानी होगा। तो मैं थोड़ा कैमरा को एक बार देख ले रहा हूँ ताकि किसी, ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा माइक इधर हो जा रही है तो इसलिए मैं थोड़ा इसको ये कर ले रहा हूँ। उसके बाद कहता है फोर्थ में डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 80IA-B। यहाँ तक होगा 80IA-B। उसके बाद है अंडरटेकिंग engaged in होटल्स। इसके लिए आते हैं सेक्शन अंडर सेक्शन 80IA-C। उसके बाद आएंगे, पहले मैं इस चीज़ को हालांकि देखेंगे, जिनको ये सेक्शन नहीं भी याद होंगे कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को लिखना कंपलसरी है। क्योंकि सेक्शन लिखेंगे तो और फुल में फुल मार्क मिलेंगे मार्क्स। बट अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। सेक्शंस का मतलब, प्रोविजंस का मतलब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में। ऐसे सेक्शन लिखेंगे आप लोग तो नंबर अच्छा आप लाएंगे। उसके बाद देखेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है, मैं सेक्शन आप नहीं लिख रहा हूँ, स्पेशल या स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स कह सकते हैं। उसके बाद मैं बोलूँगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। उसके बाद engaged in undertaking engaged in stern state in undertaking in northeastern states, मतलब पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। तो ये सब ऐसे होंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। ये सब बिजनेस आप करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जेम्पशन मिलेगा, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप कि मैं आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसमें और बहुत सारे थ्योरी है, मैं उसको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग कंटिन्यू देखेंगे, वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर्स भी करेंगे, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी। तो मैं और बहुत सारे क्लासेस लेके आप लोगों तक मैं लेके आऊँगा, मुझे अच्छी लगे। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।